कॉन्ट्रैक्ट हम अपनी डेली लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर करते रहते हैं। हम दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं, तो ये सब क्या है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। हम गाड़ी पर चढ़ते हैं, यहाँ पर बस में चढ़ते हैं और यहाँ पर सफ़र करते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, सफ़र करते हैं, ये सब क्या है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हैं। और यदि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1963 के अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्ट बताया गया, यही कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी लाइफ का ये पार्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1963 यहाँ पर शुरू करने वाले हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। और इसीलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट संविदा आखिर होती क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो संविदा है, ये हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का भाग है और हम डेली अपनी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप किसी दुकान पर यहाँ पर सामान खरीदने गए, यहाँ पर आप चीनी खरीदने गए, अपने घर का कोई भी सामान खरीदने गए, या किसी आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं, बुक्स खरीदने गए, तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, उसे यहाँ पर रुपए देते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर बस पर चढ़ते हैं, बस पर यात्रा करते हैं, तो ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस तरीके से हम डेली लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। अपनी गाड़ी को खरीदना बेचना, किसी सामान को खरीदना बेचना, इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो जनरल बात हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H के अंतर्गत बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो उसमें बताया गया है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्स्ड बाय लॉ। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्स्ड बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहली शर्त है कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सामान खरीदने जा रहे हैं दुकान पर, हम उससे कह रहे हैं कि हमें तुम चीनी दे दो 1 किलो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 किलो चीनी के लिए उससे प्रस्ताव दिया, हमने प्रपोज़ल दिया और वो यहाँ पर हमें चीनी दे देता है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अब ये एग्रीमेंट, ये सब क्या थे, एग्रीमेंट भी थे, ये कॉन्ट्रैक्ट भी थे। तो जो हमने एग्जांपल बताए थे, बस में चढ़ना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, अपनी गाड़ी को बेचना, तो ये एग्रीमेंट तो होते ही होते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हैं या नहीं, ये कुछ यहाँ पर इसके लिए कंडीशन बताई गई हैं, वो फुलफ़िल होनी चाहिए। वो है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्स्ड बाय लॉ। तो प्रत्येक संविदा में एग्रीमेंट होता है, करार होता है, लेकिन प्रत्येक करार कॉन्ट्रैक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्फोर्स्ड बाय लॉ का मतलब क्या है, इन्फोर्स्ड बाय लॉ का मतलब होता है कि आप यहाँ पर जब आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो भी शर्त यहाँ पर थी वो उसने भंग की, शर्त पालन नहीं किया, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट यहाँ पर जा सकते हैं। जैसे कि ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को क्या कहा कि मैं अपनी कार 1 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूँ, कि आप खरीदेंगे। तो बी कहता है कि मैं आपकी कार को खरीदूँगा। तो उसने यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेप्ट कर लिया प्रपोज़ल, और ये क्या बन गया, एक एग्रीमेंट बन गया। ये एग्रीमेंट बन गया। अब इस एग्रीमेंट के लिए व्यक्ति क्या कोर्ट में जा सकता है या नहीं जा सकता है। यदि व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए, यहाँ पर वो जो बी व्यक्ति है यहाँ पर रुपये नहीं दे रहा है, या फिर ए व्यक्ति है उसने रुपये ले लिए हैं, बी व्यक्ति को यहाँ पर अपनी कार नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर क्या ये लोग यहाँ पर कोर्ट में जा सकते हैं अपने राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुआ है। तो यदि वो कोर्ट जा सकते हैं तो वो एग्रीमेंट यहाँ पर ये क्या है, एग्रीमेंट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये आपने समझा कि प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट रहता ही रहता है। प्रथम शर्त उसकी क्या है, एग्रीमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, प्रत्येक एग्रीमेंट, प्रत्येक करार कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, उसके लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं कि सक्षम पक्षकार होने चाहिए, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो मेजर होने चाहिए, ये बताया गया है। इसी के साथ और भी शर्तें बताई गई हैं कि व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें, क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं कॉन्ट्रैक्ट के जो होने चाहिए, तभी जो एग्रीमेंट है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है और वो यहाँ पर एग्रीमेंट करार, जो करार है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए, वो सेक्शन 10 में बताया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में बताया गया है। तो इसके लिए पहली शर्त है, कौन से करार संविदाएँ होते हैं, विच एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर बताया गया है पहली शर्त है, इसके लिए कोई भी प्रतिफल होना चाहिए। सबसे पहली शर्त है, इसके लिए कोई ना कोई प्रतिफल होना चाहिए। विदाउट, प्रतिफल का कहते हैं इंग्लिश में कंसीडरेशन। तो यहाँ पर कोई ना कोई कंसीडरेशन, प्रतिफल यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रतिफल के यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि करार होना, जो करार है उसमें यहाँ पर प्रतिफल यहाँ पर होना चाहिए। प्रतिफल को हम सरल भाषा में समझें तो कोई वचन हो सकता है, या फिर यदि हमने यहाँ पर बात की कि 50,000 रुपये में आपकी बाइक ख़रीदना चाहता हूँ, तो ये 50,000 रुपये क्या है, यही यहाँ पर कंसीडरेशन है, यही यहाँ पर प्रतिफल है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो व्यक्ति जिस लाभ के लिए वो करना चाहता है, तो इस तरीके से, या फिर कोई वचन है तो वचन को भी यहाँ पर प्रतिफल माना जा सकता है। तो प्रतिफल ज़रूर होना चाहिए, ये बताया गया है। और दूसरी शर्त यहाँ पर बताई गई है, पक्षकार संविदा सक्षम होने चाहिए, जो कैपेबल होने चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जो पक्षकार हैं मतलब कि वो मेजर होने चाहिए, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होने चाहिए, या दिवालिया ना हो वो, क्योंकि यदि दिवालिया विधि के अंतर्गत उन्हें यहाँ पर करार करने के लिए यहाँ पर मना किया गया है, तो वो यहाँ पर सक्षम पक्षकार नहीं है। कोई भी सक्षम पक्षकार यहाँ पर, दोनों में से अगर एक भी सक्षम पक्षकार नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं हो सकता है, एग्रीमेंट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। और यहाँ पर तीसरी बात की गई है कि इसकी उसकी सम्मति स्वतंत्र होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि दबाव डाला गया हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया हो, किसी बॉस ने यहाँ पर अपने जो एम्प्लॉय है उससे यहाँ पर कहा होगा कि मेरी तुम गाड़ी खरीद लो, अब वो यहाँ पर मना नहीं कर सकता है, वो उसका बॉस है। तो इस तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो ये बात की गई है यहाँ पर, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर उसकी स्वतंत्र यहाँ पर विचार होने चाहिए कि मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो बेचना चाहता है उसकी भी यहाँ पर फ्री कंसेंट होनी चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए कि मैं अपना मकान या गाड़ी बेचना चाहता हूँ। और चौथी शर्त है, उद्देश्य विधिपूर्ण होना चाहिए। जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कि क्यों किया जा रहा है, जो करार है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्यों किया जा रहा है, जो करार है क्यों किया जा रहा है, तो वो विधिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना मकान किराए पर दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं, वेश्यावृत्ति करवाने के लिए दे रहे हैं, तो ये विधिपूर्ण ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये करार कभी संविदा नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने उसे यहाँ पर गलत पर्पस के लिए, इलीगल यहाँ पर मीन्स इलीगल यहाँ पर यूज़ के लिए अपना मकान यहाँ पर दिया है। तो ये बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि अतएव अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं किया गया और किसी विधि के द्वारा ये घोषित नहीं किया गया हो कि ऐसे करार यहाँ पर ऐसे संविदा या करार यहाँ पर शून्य होंगे, ऐसा यहाँ पर घोषित नहीं किया गया हो। तो ये यहाँ पर 4 शर्तें बताई गई थी। हम एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रतिफल, कंसिडरेशन होना चाहिए कि कोई ना कोई यहाँ पर व्यक्ति अपने लाभ के लिए, जैसे कि वो कह रहा है कि मैं 50,000 रुपये में अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, तो 50,000 रुपये यहाँ पर क्या है, कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन को आप यहाँ पर समझ लीजिए, तो हल्का सा फुल्का समझ लीजिए, लेकिन इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर वचन भी आ जाता है। और तो यहाँ पर जो मुख्य तौर पर जो चीज़ है वो हम समझ लेते हैं, बाद में इस पर कंसिडरेशन अलग से ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अलग से वीडियो बनाएंगे। तो पहला है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, कोई ना कोई यहाँ पर प्रतिफल होना चाहिए। और दूसरी यहाँ पर शर्त है कि जो पक्षकार हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, संविदा करने के लिए, करार करने के लिए वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। मतलब कि वो 18 वर्ष से ऊपर हो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ना हो,
या विधि के द्वारा उन्हें यहाँ पर करार करने के लिए मना नहीं किया गया हो, दिवालिया ना हो, इस तरह की कोई भी कंडीशन ना हो जिससे कि उन्हें यहाँ पर करार करने के लिए उन्हें यहाँ पर अक्षम बना दिया हो। और तीसरी शर्त है यहाँ पर फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सम्मति। मतलब जो यहाँ पर व्यक्ति प्रपोज़ल यहाँ पर दे रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टी है, जो प्रपोजी है वो एक्सेप्ट कर रहा है करार को, तो दोनों पार्टी ए और बी तो यहाँ पर दोनों की यहाँ पर फ्री कंसेंट होनी चाहिए। यहाँ पर ये अपनी कार बेच रहा है तो यहाँ पर उसकी फ्री कंसेंट होना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि आसपास के लोगों ने उसे धमका दिया अपनी कार इसे बेचो, या बी ने इसे बी ने कहा कि मुझे अपनी कार बेचो, धमका दिया बी ने, तो यहाँ पर फ्री कंसेंट होना चाहिए। इस तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत अनड्यू इन्फ्लुएंस है जो हम आगे पढ़ेंगे इसी के अंदर, कि कोई बॉस है तो वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि मेरी तुम मेरे कार ख़रीद लो, तो वो यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है क्योंकि वो एक बॉस है और बॉस की बात को मना करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। और चौथी शर्त है, जो आखिरी शर्त है, उद्देश्य विधिपूर्ण होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर किसके लिए, जुए खेलने के लिए अपना मकान किराए पे दे रहे हैं, वेश्यावृत्ति करने के लिए अपना मकान किराए पे दे रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर दुकान पे जा रहे हैं, दुकान पे क्या खरीद रहे हैं, चरस गांजा खरीद रहे हैं, तो ये सब क्या है, अनलॉफुल एक्ट्स हैं, यहाँ पर ये इलीगल एक्ट्स हैं। तो ये सब यहाँ पर इस तरह के करार यहाँ पर कभी संविदा नहीं बनते। तो यहाँ पर ये बताई गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर संविदा के लिए क्या क्या पक्षकार होते हैं वो हम देख लेते हैं। संविदा में यहाँ पर जो पक्षकार, यहाँ पर जो प्रपोज़ल देता है, जो कोई प्रस्ताव देता है, उसे कहते हैं प्रपोज़र। तो यहाँ पर प्रपोज़र क्या देता है, प्रस्ताव देता है, जैसे कि मैं अपनी गाड़ी आपको बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदेंगे, तो ये क्या है, प्रपोज़र है। और दूसरी पार्टी होती है प्रपोजी होती है, जो यहाँ पर जैसे प्रपोज़ किया जाता है कि आप हमारा मकान किराए पर लेंगे, इतने रुपए यहाँ पर किराया है, ये वस्तु खरीदेंगे। तो यहाँ पर जो व्यक्ति जिससे यहाँ पर सम्मति लेने के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप हमारी कार को खरीदेंगे, तो ये होता है प्रपोजी और ये होता है प्रपोज़र। और जब ये कब यहाँ पर ये एग्रीमेंट होता है वो समझने की बात है। जब इस व्यक्ति ने यहाँ पर कहा कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदेंगे, तो इसने बोलने मात्र से कुछ नहीं होता है जब तक इस व्यक्ति के यहाँ पर कानों में ना आ जाए, ये यहाँ से ढंग से ना सुन ले। मात्र कानों में आने से भी मतलब नहीं है, मतलब उसे उसकी बात बिल्कुल समझ में आ जाए। हाँ, तो यहाँ पर उसने इसकी बात सुन ली कि ये मुझे गाड़ी बेचना चाहता है। अब यहाँ पर क्या बोलेगा, यहाँ पर या तो ये मना कर देगा कि मैं आपकी गाड़ी नहीं खरीदना चाहता हूँ 50,000 रुपये में, या ये कह देगा कि मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। और यदि ये कहते है मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यदि मना कर देता है तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो दोनों पक्षों को यहाँ पर प्रोमिजर और प्रोमिजी भी कहते हैं कि ये वचनदाता होता है और ये वचन ग्रहीता होता है। तो फ्रेंड्स ये है आज का हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो हमने बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर वीडियो बनाएंगे, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर बनाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये टॉपिक ये एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आकृति की जो बटन दिखाई दे रही है उसको ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी लीगल नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी वेरी मच।